गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज जनवरी महीना का पत्रकार दर्पण का राष्ट्रीय का कुछ मुद्दा है, कुछ करंट अफेयर्स को आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं ना। ये पार्ट 1 है और जो शेष रहेगा वो पार्ट 2 में आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए चालू करते हैं। नया साल का नया मैगजीन जनवरी महीना का पत्रकार दर्पण और राष्ट्रीय घटनाक्रम चलते हैं। सिल्क यारा सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन सफल। सिल्क यारा सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन सफल। देखिए, अभी आप लोग न्यूज में सुन रहे होंगे हम लोग कि एक सुरंग है, सुरंग का खुदाई हो रहा था, उसमें मजदूर लोग फंस गया। उसी सुरंग के बारे में बात हो रहा है ना। ये सिल्क यारा सुरंग है उत्तराखंड राज्य का उत्तरकाशी जिला में। उत्तराखंड में एक उत्तरकाशी जिला है, उसी में एक सिल्क यारा सुरंग बन रहा था, है ना। ये सुरंग कहाँ बन रहा था? तो आपका यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर। मतलब समझिए ये बहुत चर्चा में रहा है, एकदम इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन आपको आना ही आना है। ये न्यूज में बहुत बड़ा न्यूज बना हुआ था, है ना। चलिए देखते हैं। तो सिल्क यारा सुरंग पहले पूछ दिया कहाँ है कि उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला में है ना। एग्जैक्ट इसका लोकेशन कहाँ है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है ना, तो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित है। यमुनोत्री पूछ सकता है कि किस नेशनल हाईवे पर था ये, तो यमुनोत्री एनएच पर था ये। एनएच बताओ, नेशनल हाईवे पर था ये, ठीक है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिला में और यमुनोत्री एनएच पर ये सिल्क यारा सुरंग निर्माणाधीन था। निर्माणाधीन मतलब निर्माण इसका हो रहा था, है ना। तो निर्माण क्यों हो रहा था? तो केंद्र सरकार का एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, चारधाम परियोजना। तो इस परियोजना के तहत चारधाम परियोजना लिख दे रहे हैं हम, चारधाम परियोजना, क्योंकि प्रश्न कैसे पूछा कोई जानता है। ये चारधाम परियोजना जो है ये 4 जगह को मिलाएगा। कैसे? तो पहला तो गंगोत्री, दूसरा यमुनोत्री, तीसरा केदारनाथ, चौथा बद्रीनाथ। ये 4 पवित्र स्थल जो है, चारों को ये चारधाम परियोजना मिलाएगा। इस चारधाम परियोजना के तहत जो सिल्क यारा सुरंग था बहुत महत्वपूर्ण था, ये सुरंग बन रहा था इसी परियोजना के तहत। यही क्या हुआ? ढह गया। ढह जाने से क्या हुआ? 41 मजदूर फंस गए और 17 दिन तक फंसे रह गए। उनको वापस बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के लिए राइट माइनिंग का उपयोग किया गया। राइट माइनिंग एक खनन करने का एक तरीका होता है। ये जनरली मेघालय में होता था। उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर दिया? उस पर बैन लगा दिया था, क्योंकि राइट माइनिंग के द्वारा कोयला का खनन होता था, है ना। उस पर मेघालय में बैन लगा दिया गया था। लेकिन उसी तरीका से इन 41 मजदूरों को निकाला गया था, क्योंकि जो भी मशीन ड्रिलिंग करने के लिए डाला जाता था, खुदाई करने के लिए, वो टूट जाता था मशीन। तो लास्ट में मैन्युअली जो होता है ना, खुदाई कर करके उन लोगों को निकाला गया। कुछ किलोमीटर, कुछ मीटर का दूरी राइट माइनिंग से हुआ। तो हो सकता प्रश्न में पूछ दे राइट माइनिंग क्या होता है ना। तो उसके बारे में जानकारी रखिएगा, क्योंकि राइट माइनिंग वर्ड भी चर्चा के विषय में था। तो बस यही था सिल्क यारा सुरंग, उत्तराखंड, उत्तरकाशी, यमुनोत्री एनएच, चारधाम परियोजना के लिए इंपॉर्टेंट था। ये चारधाम परियोजना क्या है? तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को मिलाएगा। 41 मजदूर उसमें फंस गए थे, उसको 28 नवंबर 2023 को निकाल लिया गया। 28 नवंबर 2023 को उन मजदूरों को सुरंग से निकाल लिया गया। बस इतना बात आपको ध्यान रखना है, और कुछ भी नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार आप कहानी सुन लिए, आप मैगजीन पढ़िएगा, कोई प्रेशर नहीं होगा माइंड पर। बस रीडिंग डालना है, बात को पहले से समझे हुए हैं कहानी के रूप में, और उसको आराम से आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। जातिगत जनगणना के परिणाम आने पर संशोधित अधिनियम के जरिए बिहार में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण में वृद्धि। जैसा कि हम लोग को पता है कि बिहार में जातिगत सर्वेक्षण हुआ है। उस सर्वेक्षण का रिपोर्ट आने के बाद
जो आरक्षण का जो पॉलिसी था, आरक्षण का जो नियमावली था, उसमें संशोधन किया गया है। और संशोधन होने के बाद जिस जाति का जितना प्रतिशत में वृद्धि हुआ है, उसका आरक्षण में भी वृद्धि होगा, है ना। तो इसके तहत क्या हुआ है, समझिए बात को। आंकड़ा आ गया, आंकड़ा आने के बाद संशोधन करना था रिजर्वेशन पॉलिसी में। तो रिजर्वेशन में पॉलिसी में संशोधन करने के लिए सरकार के द्वारा एक विधेयक लाया गया। इस विधेयक को हो सकता है डेट पूछ दे, बीपीएससी में डेट भी पूछ देता है, यानी कि आरक्षण संबंधी विधेयक। आरक्षण संबंधी विधेयक पारित किया गया क्योंकि आरक्षण में अब संशोधन करना होगा नया जाति की गणना के अनुसार। तो इसके तहत 7 नवंबर को मंत्रिमंडल अनुमोदन किया, अनुमोदन या स्वीकृति जो बोलिए। 7 के बाद 9 नवंबर को विधानसभा पारित कर दिया विधेयक को, है ना। 10 नवंबर को विधान परिषद, पता है आपको बिहार में विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद पारित कर दिया। और 10 नवंबर के बाद आपका 17 नवंबर को राज्यपाल का स्वीकृति मिल गया, स्वीकृति मिल गया। हो सकता डेट कुछ भी पूछ दे आपका, है ना। तो बात को समझ जाना क्या कि बिहार में जातिगत सर्वेक्षण हुआ, जातिगत नया आंकड़ा आया, उस आंकड़े के अनुसार आरक्षण के पॉलिसी में संशोधन किया गया। इस संशोधन के लिए विधेयक लाया गया। विधेयक को सबसे पहले मंत्रिमंडल अपना स्वीकृति प्रदान करता है, वो 7 नवंबर को किया। फिर स्वीकृति करने के बाद वो विधानसभा में गया, वो 9 नवंबर को वो पारित हो गया विधानसभा से। 10 नवंबर को विधान परिषद से पारित हो गया और 17 नवंबर को राज्यपाल कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ कार्लिका, है ना, वो कर दिए, ठीक है। उस पर अपना स्वीकृति प्रदान कर दिया राजेंद्र विश्वनाथ जो है, विश्वनाथ ठीक, आर्निका, वही आर्निका, ठीक है, वो आपका उस पर स्वीकृति प्रदान कर दिए, ठीक है। चलिए बस इतनी ही बात आपको याद करना था। और डेटा थोड़ा सा याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा क्या है, डेटा बता दे रहे हैं कि डेटा है आपका एससी जो है, एससी को पहले कितना मिलता था, एससी को पहले 16% मिलता था, वो बढ़ के कितना हो गया है, 20% हो गया, ठीक है। हो सकता है कि एग्जाम में डेटा भी पूछ दे, है ना। एससी का एसटी को पहले 1% मिलता था, वो बढ़ के 2% हो गया, जस्ट दुगना, है ना। एससी एसटी ओबीसी को मिलता था 12%, अब हो गया है कितना, 18%, है ना। ओबीसी के बाद ईबीसी है, ईबीसी को मिलता था 18%, अब हो गया है 25%। और बीसी वोमेन उसको मिलता था 3%, वो उतना ही रहा, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ये डेटा याद रखिएगा, नया डेटा है ये, आज तक डाटा है। हो सकता है कि बिहार में अगर मेंस में एग्जाम आ जाए कि जाति की भूमिका वगैरह इस टाइप का कुछ टॉपिक आ जाए, या जातिगत सर्वेक्षण वगैरह पर निबंध लिखने आ जाए, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो ये डेटा आपको बहुत काम करेगा, तो उसको याद रखिएगा, ठीक है। बस इसमें तो आप विशेष था नहीं, इतना ही था, हम लोग पढ़ लिए। एक बार रीडिंग डालिएगा मैगजीन, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी डालिएगा तो इतना भी बात याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, भारत के 2 और शहर ग्वालियर और कोझिकोड यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किए गए हैं। यूनेस्को के क्रिएटिव शहर में ग्वालियर को और कोझिकोड को शामिल किया गया है। देखिए बात को समझिए, यूनेस्को अभी तक टोटल भारत के 8 शहरों को, मतलब ये दोनों मिलाकर 8 शहरों को क्रिएटिव शहर की सूची में शामिल कर चुका है। यानी इसके पहले 6 था, ये दोनों को मिला देंगे तो ग्वालियर और कोझिकोड को मिला देंगे तो टोटल 8 शहर। तो ग्वालियर को किस श्रेणी में शामिल किया है, ठीक है, क्रिएटिव तो है, लेकिन ग्वालियर को
संगीत के लिए, है ना, संगीत के लिए। और ग्वालियर के बाद क्या है आपका कोझिकोड। कोझिकोड, कोझिकोड को शामिल किया गया किसके लिए, तो कोझिकोड को शामिल किया गया है ये, एक मिनट, हो गया संगीत के लिए कोझिकोड, हो गया साहित्य के लिए, संगीत और साहित्य के लिए, है ना। ग्वालियर घराना आपको पता होगा कि संगीत के लिए बहुत फेमस है, ग्वालियर घराना, है ना। तो ग्वालियर के लिए संगीत के लिए, आप कोझिकोड साहित्य के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और किस लिए शामिल किया गया है इसको तो विशेष कर आपको याद रखना है ना। एक संगीत के लिए, दूसरा साहित्य के लिए। अभी तक टोटल 8 को शामिल कर लिया गया है। तो कौन कौन है 8, तो 8 में आपका जयपुर, वाराणसी, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और श्रीनगर, है ना। जयपुर, वाराणसी, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और श्रीनगर, 4 ये 6 और 2 इधर 8, ग्वालियर और कोझिकोड, कुल मिला के कितना हो गया 8। यानी 8 संख्या आप याद रखिएगा कि टोटल 8 को यूनेस्को शामिल किया गया क्रिएटिव शहर में। क्रिएटिव सिटीज, क्रिएटिव शहर का मतलब ऐसा शहर जिसमें कुछ क्रिएटिव काम होता हो, कुछ सकारात्मक काम हुआ हो, है ना, तो वो क्रिएटिव शहर में आता है। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही था और कुछ ऐसा विशेष इसमें नहीं था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिए 2022 में देश में सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का रिपोर्ट, ये किसका रिपोर्ट आया है, ये आपका सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का रिपोर्ट आया है ना। क्या रिपोर्ट है कि सड़क दुर्घटना दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। 2021 के तुलना में 2022 में देखा जाए तो सड़क दुर्घटना में जानते हैं कितना वृद्धि हुआ है, 11.9% का वृद्धि हुआ है दुर्घटना में। अब मृत्यु दर देखा जाए तो 9.4% का वृद्धि हुआ। यानी कि ये सब एकदम आंकड़ा याद रखिएगा, कहीं आपको एग्जाम वगैरह में, मेंस या डिटेलिंग में आपको डालने में बनेगा, है ना। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, मंत्री कौन है पता ही होगा, नितिन गडकरी जी, है ना। उसका रिपोर्ट है। रिपोर्ट किसके संबंध में, सड़क दुर्घटना के संबंध में, सड़क दुर्घटना के संबंध में रिपोर्ट आया है। रिपोर्ट में बताया है कि 2022 में सड़क दुर्घटना 11.9% की वृद्धि हुई है। सड़क दुर्घटना में 11.9% का वृद्धि हुआ है। और इस दुर्घटना में बहुत लोग घायल भी हुआ होगा, बहुत लोगों का मृत्यु भी हो गया होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मृत्यु, ये दुर्घटना का हो गया, ये दुर्घटना का हो गया। लेकिन इसमें मृत्यु अगर देखा जाए 9.4% का मृत्यु हो जा रहा है। इतना वृद्धि हुआ है, मृत्यु नहीं, मृत्यु तो हो ही रहा है, इतना वृद्धि हुआ है पिछले साल की तुलना में। यानी दिन पर दिन ये दुर्घटना और मृत्यु का दर बढ़ता जा रहा है ना। अगर आप नेशनल हाईवे का देखिएगा तो नेशनल हाईवे पूरा रेलवे नेटवर्क का 2.1 मात्र है। यानी कि मान लीजिए, थोड़ा देर के समझने के लिए, कि साधारण बच्चा को समझाने के लिए, कि 100 मीटर मान लीजिए या 100 किलोमीटर ही टोटल नेटवर्क है भारत का, 100 किलोमीटर, है ना। है तो बहुत, समझाने के लिए बता रहे हैं कि टोटल 100 किलोमीटर भारत का सड़क नेटवर्क है ना। उसमें मात्र 2.1 ही नेशनल हाईवे है, मतलब 2 किलोमीटर, 2.1 किलोमीटर ही नेशनल हाईवे है। लेकिन दुर्घटना और सबसे अधिक मृत्यु इतने ही पे हो रहा है, नेशनल हाईवे पर ही हो रहा है सबसे ज्यादा, है ना। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये डेटा याद रखिएगा कि 11.9% था और मृत्यु 9.4% हो रहा है। और सबसे अधिक मृत्यु कहाँ हो रहा है, नेशनल हाईवे पर। इसको कंट्रोल करने के लिए ही तो अभी हिट एंड रन कानून आया था, है ना। इसी को कंट्रोल करने के लिए हिट एंड रन कानून आया था। हिट एंड रन कानून क्या था, पहले क्या होता था कि मान लीजिए कि टक्कर हुआ दो गाड़ी में, एक व्यक्ति बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया और दूसरा ड्राइवर क्या किया, वहां से मौका से फरार हो गया, है ना। इससे क्या हुआ कि उसको बचाया जा सकता था लेकिन
वहीं पर वो दम तोड़ दिया। अगर शायद उसको सही समय पर उसको पुलिस को कॉल कर देता या हॉस्पिटल पहुंचा देता तो बच जाता। इसी को रोकने के लिए तो हिट एंड रन कानून आया था। तो उसका भी विरोध हो रहा है। खैर, सरकार को भी चाहिए कि उसको अच्छी तरीके से जागरूकता फैलाए, उस कानून को समझाए और उसको सबको लाभ बताएं। ठीक है, चलिए सभी वर्गों का हित देखते हुए तो ये खैर ये आप याद रखिएगा, आज न कल इस पर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसके लिए अभी ड्राइवर लोग क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। ये मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए ये डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कहीं आपको बताने के लिए और लिखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये डेटा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा लौटाए गए 10 विधेयक राज्य विधानसभा में पुनः पारित। देखिए अभी तमिलनाडु में कुछ गड़बड़ चल रहा है। गड़बड़ क्या चल रहा है? वहाँ का मुख्यमंत्री और राज्यपाल में मुख्यमंत्री का आरोप है, जो स्टालिन है मुख्यमंत्री उनका आरोप है कि जो RN रवि है राज्यपाल है, उनको 10 विधेयक हम लोग पहुँचाए थे इन पर से अनुमोदन कीजिए, वो लंबे समय तक उसको दबा के बैठे रहे और लंबे समय के बाद वो 2023 में, नवंबर 2023 में वो विधानसभा को फिर से विचार करने के लिए भेजते हैं है ना, फिर से विचार करने के लिए भेजते हैं। इसलिए तमिलनाडु का जो सरकार है फिर से एक विशेष सत्र का आयोजन करता है, विशेष सत्र को आहूत करता है और 10 विधेयक को फिर से पास करवाता है ना। और जाके सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज भी करवा दिया है कि ये इतने लंबे समय तक ये दबा के बैठे रहे ये 10 विधेयक को। बस यही मामला था और कुछ विशेष नहीं था। ये मेंस में ज़्यादा आप उसको यूज कर सकते। केंद्र राज्य का जो टकराव हो रहा है तो केंद्र की तरफ से कौन है? राज्यपाल ही है ना। और राज्य की तरफ से तो मुख्यमंत्री, तो केंद्र राज्य के टकराव को में ये पॉइंट को दिखा सकते हैं। दूसरा कहाँ दिखा सकते हैं आप कि आपका संघवाद, जो संघवाद है ना, संघवाद में भी इस पॉइंट को बता सकते हैं कि तमिलनाडु में अभी क्या हो रहा है ना। तो इन सब बातों को आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं। आप पीटी में तो खैर पढ़ना ही पढ़ना है। तो इस तरह से आज हम लोग सब पॉइंट देख चुके हैं, 5 पॉइंट देख लिए हैं बहुत अच्छी तरीका से। अब हमको विश्वास है कि अगर आप मैगजीन पढ़िएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बड़ा ही सिंपल तरीका से बोलचाल की भाषा में आपको हम सब बात को समझा चुके हैं। बस मैगजीन पढ़िए और मज़ा मारिए और क्या। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।